सीमा हैदर की सच्चाई की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, कई नए एंगल सामने आते जा रहे हैं। असली उम्र, पासपोर्ट, कितने मददगार, सुरक्षा एजेंसियों से छुपकर बचकर निकलना, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश लगातार जारी है। लेकिन सीमा के चेहरे पर शिकन नहीं है। वो जैसे रहना चाहती है रहती है, जैसे बोलना चाहती है बोलती है। जबकि पाकिस्तान में केवल भारतीय होने पर ही न जाने कितने लोगों को तड़प तड़प कर जान गंवानी पड़ी और कितनों को ही इस तरीके का उनके साथ जुल्म किया गया कि वो कभी नहीं भूल सकते। सीमा आई या भेजी गई, ये पहला सवाल है। दूसरा ये कि अगर आई तो कैसे? किसकी मदद से? और अगर भेजी गई है तो किसके द्वारा? पाकिस्तानी सेना या आईएसआई? तीसरा सवाल, सीमा पबजी के दीवाने सचिन की वाकई मासूम दीवानी है या पाकिस्तान की कोई खूंखार जासूस? ये एटीएस ने आपसे कई घंटों की पूछताछ की है, क्या बताएंगे? एटीएस ने आपसे क्या पूछा और कौन सी ऐसी बात थी जिस पर उनको सबसे ज्यादा शक था? मैम, शक तो उनको मुझ पे ही था, पूरा शक था। और मैंने जो भी सच था सब बताया मैम, शुरू से लेकर गांव से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यहाँ तक की पूरी जिंदगी मैंने उनको सारी सच सच बता दी। आगे जो होगा पता पड़ जाएगी मैम। भारत है तो सीमा इतने सवालों के बावजूद सचिन के परिवार में आसानी से रह रही है। वो फैमिली फंक्शंस में डांस कर रही है। जन्म जन्म का साथ निभाने के वादे कर रही है। हमारी बातचीत चलती रहती थी, मेरी रूह यहाँ ही थी समझे। बहुत मुश्किलों से दुआएं मांग मांग के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं सचिन को छोड़ के जाना नहीं चाहती सर। मैं बहुत मुश्किल, बहुत दुख देख के यहाँ आई हूँ सर। अपनी पहचान से मुकर कर भारतीय पहचान पर गर्व कर रही है। जरा सोचिए, पाकिस्तान में अगर कोई भारतीय इस तरह के एक भी सवाल में घिरा होता तो क्या होता? अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग तरीके से पहले अलग अलग पूछताछ हो, फिर सचिन की और सीमा की एक साथ पूछताछ हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इनके पतिदेव गुलाम हैदर हैं उनसे अगर बातचीत करके उससे कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे जो कि विवेचना में मदद करे। लेकिन आपका सवाल और आपत्ति, मैं उसको आपत्ति मानता हूं, इतने जल्दी नाम पता वल्दियत सुकूनत पूछ करके मामले की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बिल्कुल गहराई से जाकर के कस्टोडियल रिमांड लेके 2-3 दिन पूछताछ होनी चाहिए थी। सीमा पर जांच एजेंसियों के शक के कितने पुख्ता कारण हैं, पहले वो बताते हैं। गिरफ्तारी के समय 5 मोबाइल मिले, 4 ठीक, 1 टूटा हुआ। टूटा फोन पाकिस्तान का। पाकिस्तानी फोन का डेटा रिट्रीव करने की कोशिशें हो रही हैं। बाकी 4 फोन की चैट हिस्ट्री गायब है। नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। सीमा ने पहले फौज कनेक्शन से इनकार किया, अब ये मान चुकी है कि भाई और चाचा पाकिस्तानी फौज का हिस्सा हैं। ना भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है? मैम, मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ कि जब मेरी सचिन की बात होती थी तब वो एक मजदूर थे, तब वो एक मजदूरी पे काम किया करते थे और वो 12वीं तक पढ़े लिखे थे, उनको कोई काम ना मिल रहा था। तो अभी 2022 में मेरे पापा के डेथ होने के बाद, मतलब पहले 1-2 महीना पहले वो ड्यूटी में लगे थे। वो भी एक आम सिपाही हैं, वो उनकी कोई मतलब इतनी बड़ी औकात नहीं है, वो जितना शक्ति नजर देखा जा रहा है उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा थी, मैं अलग रहती थी उनसे। कहाँ पर पोस्टेड है आपका भाई? वो पोस्टेड मतलब आपने कहा ना कि वो भारत की पाकिस्तान की सेना में है, पुलिस है, कराची में पोस्टेड है। कराची में ही है। पहली बार भारत आई सीमा कुछ दिनों में बिना उर्दू के भारतीय जबान में कैसे बात कर रही है,
सीमा का तर्क, सोशल मीडिया से हिंदी सीखी। की बातों में ध्यान न दें, वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी बचताती। सीमा सचिन का दावा है पबजी खेल के दौरान दोनों में प्यार हुआ। दोनों इस दौरान चैट भी करते थे। वो चैट अब गायब हो चुकी है। पबजी गेम भी भारत में 2020 में प्रतिबंधित हो चुका था। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस प्रतिबंधित ऑनलाइन गेम को अब भी खेला जाता है। सीमा का दावा है कि उनका परिचय पबजी गेम खेलते हुए सितंबर 2020 में हुआ, जबकि इसी महीने भारत सरकार ने इस चीनी मोबाइल गेम को प्रतिबंधित कर दिया था। पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताएं। वो खेलते खेलते जी मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फोन पे होती है बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली इनके लो मेरे पास जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला, इसके साथ रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा। हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेलकर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। सीमा का दावा है कि मार्च 2023 में वो और सचिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले थे। वहां पर उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, फिर एक हफ्ते बाद अपने अपने घर लौट गए। पाकिस्तान लौटते ही सीमा ने पति गुलाम हैदर के नाम से खरीदा हुआ मकान बेचा। उस मकान से मिले 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों से उसने खुद का और अपने बच्चों की यात्रा का खर्च उठाया। सीमा फिर नेपाल के रास्ते भारत आई तो उसकी मदद किसने की? पाकिस्तान से सीधा नेपाल जहाज नहीं उड़ते, तो इसलिए ऐसा मुझे दुबई से यहाँ काठमांडू आना पड़ा। और सिर्फ एक ही था नेपाल और भारत का बॉर्डर, जहाँ पे मेरे पास वो कागज़ नहीं थे, पर सचिन मेरे पास थे। तो सचिन ने जब मैंने टिकट कराई तो इनकी उनसे बस वाले से बात करवाई, तो इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखिएगा, और इन्होंने उनसे बात करी, तभी मैं सर आ पाई। बहुत कोशिशों से आई हूँ। मैं सारे दिन सोचती थी क्या मैं जा पाऊंगी कभी। हमेशा एक से पूछती थी कि लोग भारत कैसे जाते हैं, लोग भारत कैसे जाते हैं। पूछ के मतलब मालूम कर के मैं यहाँ तक पहुँची सर। आसान नहीं था इंडिया आना। सीमा हैदर पर 1000 सवाल हैं, लेकिन वो भारत में घबराती नहीं। उसके होने की हर खबर उससे जुड़े हर व्यक्ति को है। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं इस कहानी पर, और ये भी देखा जा रहा है कि भारत का कानून कैसे काम करता है। भारत में पाकिस्तानी होने के बावजूद नफरत का निशान नहीं मिलता।